यूनिट 4 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट। ओके, गवर्नमेंट बजट जो है इसमें भी ये यूनिट जो है पर्टिकुलर यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग, उसमें क्या था, वो यूनिट भी 6 मार्क्स की वेटेज रखता था, यानी कि एग्जाम में डेफिनेटली 100% 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, इस यूनिट से आएंगे। ठीक है ना, 6 से कम ना 6 से ज्यादा हो सकता है, अगर अगर आपके सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं आया तो। ओके, फिर यहाँ बोल रहा है कि होता क्या है गवर्नमेंट बजट। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो वर्ड सुना है बजट? बजट कहीं ना कहीं सुने होंगे, सब लोग अपने अपने घर में भी सुने होंगे, है ना, कि बजट वर्ड बहुत यूज किया जाता है। जो है हम लोगों के घर में जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो बजट बनाते हैं, है ना, मंथली बजट प्रिपेयर करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कितना जो है पैसा किस चीज में लगाना है, कितना नहीं लगाना है, उस हिसाब से देखते हैं कि उनकी कितनी जो है इनकम कितना अलग हटा के रखना है, किस सामान के लिए, किस चीज के एक्सपेंसेस के लिए। तो उसी तरीके से सेम वे में क्या होता है, ये जो हम लोगों के घर में और ऐसे छोटे मोटे एरिया में जैसे बजट बन गया, ऑफिस में बजट बन गया, सेम वे में जब पूरी कंट्री का यानी कि पूरे इंडिया का जब बजट बनाया जाता है, तो हम उस बजट को बोलते हैं क्या, गवर्नमेंट बजट। ठीक है, उस टाइप के बजट को हम बोलते हैं गवर्नमेंट बजट, जब पूरे हमारे देश का, पूरी कंट्री का जो है बजट बनाया जाता है। ओके, तो गवर्नमेंट बजट अगर पूछेगा होता क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि ये इट इज एन स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फिस्कल ईयर जैसे हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, है ना, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसे हम फिस्कल ईयर के नाम से भी बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम आइटम वाइज, यानी कि जो भी आइटम, जितनी भी चीजें गवर्नमेंट बजट के अंदर जानी होती है, उन आइटम वाइज ना क्या करते हैं, हम अपने एस्टिमेटेड रिसिप्ट, मतलब अभी रिसिप्ट हुए नहीं है, हमने एस्टिमेट किया, हमने जो है पहले से जो है गेस किया, या एक तरह से एक अनुमान लगाया कह सकते हैं ना। तो जो भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट होते हैं, रिसिप्ट का क्या मतलब होता है, रिसिप्ट यानी कि जो पैसा हमारे पास आने वाला है, रिसिप्ट मतलब जो पैसा हमारे पास आ रहा है, एस्टिमेटेड रिसिप्ट को आइटम वाइज शो करते हैं, और अपने एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर को, यानी एक्सपेक्टेड जो हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब है जितने हमारे खर्चे होते हैं ना, जितनी चीजों पे हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ किसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है, ये जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे एक साल में, एक फिस्कल ईयर में, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में कितने रिसिप्ट आने वाले हैं, कितने एक्सपेंडिचर उसके होने वाले हैं, उसको एक स्टेटमेंट में आइटम वाइज जो है शो करके दिखाती है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इज अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड। मतलब उसके अभी जो हम लोग देखेंगे ना कैसे बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे हेड बनाए जाते हैं, आगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिफाई या स्ट्रक्चर क्या होता है गवर्नमेंट बजट का। तो एक फिस्कल ईयर में जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, गवर्नमेंट जब ये स्टेटमेंट बनाती है, एक बात नोटिस की होगी आप लोगों ने कि यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड रिसिप्ट लिखा हुआ है ना, और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है ना कि अभी जो है जब ये गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है, तो कब किया जाता है, कोई बता सकता है गवर्नमेंट बजट कब प्रिपेयर होता है? अभी न्यूज में वगैरह सुना भी होगा, जब ईयर स्टार्ट होता है, ये बता सकते हैं। उसके बाद आगे बताऊं कि कब प्रिपेयर किया जाता है गवर्नमेंट बजट? कम ऑन आंसर मी, गवर्नमेंट बजट कब प्रिपेयर किया जाता है, कभी सुना है न्यूज पे? चुनाव होने से पहले, वोटिंग में। हाँ, चुनाव होने से पहले, हर बार चुनाव होने से पहले, मतलब अगर इलेक्शन जो है वो 5 ईयर के गैप पे होता है ना, तो क्या हर साल, हर 5 साल पे गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर होगा?
मैम। हाँ, फिर कब होगा अभिषेक? गवर्नमेंट बजट कब? मैम हम्म। मैम हर ईयर जो फरवरी किया जाता है बजट। हाँ, सही बोली महिमा। हर साल जो गवर्नमेंट है ना फरवरी, मैम। हाँ अभिषेक, हर साल जो होता है ना, हर ईयर के फरवरी मंथ के अंदर जो है ना, जो फरवरी का मंथ होता है उसमें गवर्नमेंट बजट को हर ईयर प्रिपेयर किया जाता है और हर साल बनाया जाता है। ठीक है, अब जो फरवरी में गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर होता है ना, उस फरवरी के मंथ का बजट कब से कब तक के लिए बनाया जाता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के लिए बनाया जाता है, यानी कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए पहले से ही बजट बना लिया जाता है। तो यहाँ मेरे कहने का ये मतलब था कि जब गवर्नमेंट बजट हम जब बनाते हैं या गवर्नमेंट जब बनाती है गवर्नमेंट बजट, तो गवर्नमेंट बजट इन एडवांस में बनाया जाता है। तभी तो यहाँ लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड रिसिप्ट, मतलब अभी रिसिप्ट उसको एक्चुअल में रिसिप्ट नहीं मिला है, उसने एस्टिमेट किया है, उसने जो है एक अनुमान लगाया है कि उसको पूरे साल भर में इतनी रिसिप्ट मिल सकती है और उसका टोटल इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है। हुआ नहीं है, होगा कब से? जब 1 अप्रैल आएगा उसके बाद से तो ईयर उनका स्टार्ट होगा। उस ईयर स्टार्टिंग के पहले ही, और मोस्टली जो है पहले क्या था कि थर्ड वीक ऑफ द फरवरी किया जाता था, अब तो स्टार्टिंग में होने लगा है। मतलब फरवरी के स्टार्टिंग में ही जो है ना गवर्नमेंट जो है बजट पास करती है। तो साल के ये फिजिकल ईयर स्टार्ट होने के पहले ही बजट बना दिया जाता है, मतलब इन एडवांस में बना दिया जाता है। तभी यहाँ एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर लिखा है, क्योंकि अभी ये एक्चुअल में हुआ नहीं है, ये होने वाला रिसिप्ट और होने वाले एक्सपेंडिचर के बारे में बात हो रही है ना। उसके बेसिस पे बना दिया जाता है कि हम किस आइटम पे कितना जो है मान सकते हैं इतना खर्चा होने वाला है, या हमें किस आइटम के ऊपर कितना रुपए जो है खर्च करना है, या उनसे कितना रुपए हमें जो है रिसिप्ट में मिलने वाला है। ये सारी चीजों का स्टेटमेंट एक बना दिया जाता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब एक क्वेश्चन आता है वहीं से ही कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट बजट बनाने का। अगर हम गवर्नमेंट बजट बना रहे हैं, हर साल बना रहे हैं एवरी ईयर, देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? इसमें एक क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली भी कैसे पूछते हैं अभी बताते हैं। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये भी मोस्टली 4 मार्क्स में ही पूछता है। अगर 6 मार्क्स में पूछ लिया तो मतलब इस चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्यों गवर्नमेंट बजट को बनाती है। अभिषेक मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? अब बोल रहा था यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं गवर्नमेंट बजट के, उसको देखने के लिए हमें इस तरह से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट नहीं आएगा तो कैसे आता है देखो। पहला ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, याद करना है पॉइंट, ऑब्जेक्टिव हमें एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट ही याद करेंगे ऑब्जेक्टिव का। अब उसके अंदर क्या चीजें होती हैं ये बस आपको समझने की जरूरत है। अच्छे से अगर एक बात समझ में आ जाएगी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में बोला क्या, तो फिर हम इसको खुद की लैंग्वेज में कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट जो है वो नेसेसरी है, वो इंपॉर्टेंट है याद करना। ये जो हेडिंग है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ ही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, कुछ और ऑब्जेक्टिव नहीं। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम और वेल्थ को। ओके, तो देखो मैम ये रीडिस्ट्रीब्यूट, हाँ मैम गवर्नमेंट इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट बजट जो बनाती है उसके पीछे उसका मोटिव क्या है ना, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों गवर्नमेंट बजट को प्रिपेयर किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। क्यों किया जाता है? पहला रीजन है क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी कि गवर्नमेंट अपने बजट बना के इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, है ना। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या मतलब है, यही अभी बताने जा रहे हैं। देखो हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि गवर्नमेंट बजट
क्यों बनाती है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो रीजंस हम लोग उसके यहाँ पे पढ़ रहे हैं पॉइंट वाइज। टोटल जो है 6 रीजंस हैं, उनको पढ़ेंगे। इन 6 रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट 3 रीजन है, फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज इनकम स्टेबिलिटी। ये है हमारा थर्ड रीजन, ये ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का। उसके बाद भी फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है, सिक्स भी है, लेकिन ये जो 3 है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? क्योंकि इन 3 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता है। कि ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है वो बताओ। इस बार इस क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो गवर्नमेंट बजट को ऑब्जेक्टिव है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, वो बताओ। पूछेगा what do you understand by the objective of government budget which is redistribution of income and wealth, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, या क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछ लेगा। तो हम लोगों ने देखा ना, क्वेश्चन को कभी कभी चेंज करके भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्टिव उसी तरीके से कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का उसको एक्सप्लेन करो। तो हमें सिर्फ इस वाले पॉइंट को ही एक्सप्लेन करके लिखना रहेगा, ना कि हमें ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई एक सिंगल इंडिविजुअली पूछ लेगा, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, अगर इंडिविजुअली पूछता है, और अगर एक साथ पूछता है तो हम इसके पॉइंट, इसका टॉपिक हेडिंग जो है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ी बातें लिख के बताएंगे। सिर्फ ये लिख के नहीं छोड़ेंगे, उसके अंदर भी चीजें लिखनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, नंबर जो है सब में कटेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इसका ये मतलब होता है ना कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब है कि अभी इनकम की इनइक्वालिटी चल रही है, यानी कि एक बराबर का जो है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है गवर्नमेंट बजट से कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जाए, जो इकोनॉमी में इनइक्वालिटी चल रही है उसको रिड्यूस किया जाए। और इनइक्वालिटी रिड्यूस पता है कैसे हो सकती है? जब इनइक्वालिटी तभी होती है जब 2 सेक्शंस होते हैं, मतलब एक रिच सेक्शन होता है और एक पुअर सेक्शन होता है, उन्हीं के बीच में भेदभाव होता रहता है, यही होता है ना। और उन्हीं को क्या है, रिच वालों को ज्यादा पैसा मिलता रहता है, पुअर वालों को कम से कम पैसा मिलता रहता है, जिसकी वजह से इनकम में इनइक्वालिटी हो जाती है और वेल्थ भी दोनों का कम हो जाता है, डिफर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बजट में ये किया गया कि हम किस तरीके से ये इनइक्वालिटी को कम करेंगे, यानी कि जो रिच सेक्शन है और जो पुअर सेक्शन है, इसे हम कैसे इनके बीच में कैसे डिफरेंसेस को कम किया जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, डिसाइड करती है कि जो रिच सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर जो है हम हाई टैक्सेस इम्पोज करेंगे। गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच सेक्शन है उनके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्सेस जो है इम्पोज करती है, लेविस करती है, और लोअर इनकम ग्रुप जो होते हैं जैसे कि पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, उनके लिए कुछ ना कुछ योजना लेके आती है, जैसे कि उनका, जिससे उनको जो है ना बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके, उस स्कीम्स का जो है ये सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है क्या कर सके, फायदा उठा सके, या कुछ अपने लिए कुछ नया काम कर सके। तो गवर्नमेंट का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है इनकम एंड वेल्थ का? इनइक्वालिटी कम करके। और इनइक्वालिटी कैसे कम करती है? रिच सेक्शन पे हाई टैक्सेस लगा के, यानी कि जो रिच सेक्शन है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, तो वो टैक्स देने के लिए भी तो जो है लाइबल हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स होता है उस टैक्स का रेट बढ़ा देती है, कि उनको बोलती है कि आप जो है हाई टैक्सेस पे करिए ना, मतलब कि उनका टैक्स रेट बढ़ा देती है, टैक्स स्लैब बढ़ा देती है। उसके बाद क्या करती है, जिससे इनके पास जो ज्यादा पैसा है तो इनका ज्यादा पैसा थोड़ा गवर्नमेंट के पास भी चला जाएगा। और फिर पुअर सेक्शन जो होती है वो वेलफेयर, उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स लाती है। वेलफेयर स्कीम लाने का मतलब है कि उनके लिए उनका कैसे और लाइफस्टाइल बेटर हो सके, उनके लिए क्या क्या योजना लाया जा सके, वो सारी स्कीम्स लाती है, सो दैट वो लोग भी जो है गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज होती हैं और एमिनिटीज होती हैं उससे उसका बेनिफिट उठा सके, है ना। ओके, ये बात समझ में आई?
एक बार पढ़ लेते हैं इसमें लिखा भी क्या है। To reduce inequalities of income and wealth, government can influence distribution of income through levying taxes and granting subsidies। यानी कि रिड्यूस करने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट? दो काम। वो दो काम कौन कौन से हैं? एक है कि वो टैक्स लगा देती है, दूसरा वो ग्रांट करती है सब्सिडीज को। ये दो काम करती है। किन के ऊपर टैक्स लगाती है? गवर्नमेंट जो है वो हाई टैक्सेस लगाती है ऑन द रिच पीपल एंड लोअर रेट ऑन लोअर इनकम ग्रुप। जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं उनको उनके ऊपर कम टैक्स लगाती है ताकि उनके पास जो है ज्यादा पैसा बच सके, है ना, फिर वो अपनी नीड की चीजें पूरी कर सके। अगेन गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज एंड एमिनिटीज टू पीपल हुज इनकम लेवल इज लो। फिर उनको सब्सिडीज भी देती है, कुछ एमिनिटीज। एमिनिटीज मतलब वही जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करती है इनकम एंड वेल्थ को। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है पॉइंट नंबर 2। इसको भी अलग से 3 मार्क्स के लिए याद करना है। 3 मार्क्स में अलग से जो है इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोल रहा है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसमें गोल्स बनाती है, गोल्स के बैलेंस बनाती है, बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, रिसोर्सेज तो पता है क्या होते हैं आपको? रिसोर्सेज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से ही। तो गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनसे वो उनके बीच में उसको बैलेंस बनाना पड़ता है। एक तरह से बैलेंस बनाने का ये मतलब है कि ये डिसाइड करना होता है कि जो ये रिसोर्सेज हैं उसको हम कितना सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें और कितना हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, गवर्नमेंट के सारे रिसोर्स अगर सोशल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट कुछ प्रॉफिट कभी अर्न कर पाएगी? तो वो कहाँ से पैसा लाएगी? गवर्नमेंट को फंक्शन करने के लिए, ये सारी स्कीम्स बनाने के लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उसको अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से रीएलोकेट करना होता है गवर्नमेंट को, सो दैट वो कुछ चीजें सोशल वेलफेयर के लिए भी यूज कर सके। सोशल वेलफेयर के लिए मतलब जैसे कि कुछ जो है स्कूल ओपन कर सके, हॉस्पिटल ओपन कर सके, है ना, रोड बनवा सके। तो ये सारी चीजें हो गई क्या? सोशल वेलफेयर के लिए। अब क्या करती है गवर्नमेंट का एक और मोटिव होता है कि उन रिसोर्सेज का से हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कुछ कॉम्प्लेक्स खोल सकती है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकती है ना, कोई ऐसी चीज बना सकती है जहाँ पे जाने के लिए या जिसको यूज करने के लिए जो टैक्सेस देना पड़े, लोगों को पेमेंट देना पड़े। तो उस तरीके से क्या करती है गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भी कुछ न कुछ बिल्डिंग, टैक्सेस और इस तरीके से चीजें बनाती है ना। क्या होता है जिससे कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मिलता रहता है, यानी कि उनकी उससे जो कमाई होती है फिर उस प्रॉफिट से वो अपना जो है आगे का काम करती है और भी जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह करनी होती है। सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर सकती है? स्कूल हो गया और इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, पब्लिक सैनिटेशन हो गया, ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर के लिए जो करती है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या होता है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से रीएलोकेट करे कि इट कैन डिसाइड बैलेंस बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमें गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर में और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है ताकि सिर्फ सोशल वेलफेयर ही ना होता रहे और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ना होता रहे। ये दोनों ही चीजों पे गवर्नमेंट जो है इक्वली फोकस कर सके। ठीक है, ओके, यस मैम। आगे बढ़े। फिर देखो, फिर यहाँ क्या होता है ना कि थर्ड लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ये भी है 3 मार्क्स में अलग से पूछ लेते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब जो हमारी इकोनॉमी है ना, हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से स्टेबल रहे, स्थिर रहे मतलब कि वो जो है उसमें बहुत ज्यादा जो है उतार चढ़ाव ना हो ना, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइसेस किसी चीज की हाई ना हो
बहुत ज्यादा प्राइस किसी चीज की लो ना हो। तो ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्टेप लेती है। क्या क्या स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट? क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बनाए रखने के लिए ये काम करती है। देखो क्या होता है ना कि हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ चुके हैं, अभी जो है पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ते, लेकिन चलो ऐसे समझते हैं कि जो हम लोग 11th में भी पढ़े थे, 11th के लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, ऐसा है, ये क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे 12 o'clock पे, ओके।